आने वाले समय में जो है एआई कवि को रिप्लेस कर देगी। अब लोग क्या बनना चाहते हैं? लोग कवि नहीं बनना चाहते, लोग बनना चाहते हैं परफॉर्मर। मैं एक लड़की को समझा रहा हूँ कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल उसने सुबह सुसाइड कर ली। मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना अपने परिवार से ना समाज से। तो जो कवि होते हैं वो बड़े बड़े घरों और अमीरों के घर पैदा क्यों नहीं होते? तो मुझे लगता है मैं फेल हो गया, क्योंकि जो कविता वाला व्यक्ति है ना, वो तो फकीरत्व में जीता है कि जो है ले जाओ। तो वो ना अमिताभ बच्चन को जानते हैं, ना वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं। कुमार विश्वास तो चीज क्या है। दिल्ली जैसी सिटी में मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे, इस कंधे पे जब लोग आके रोते तो मुझे पता चलता है ना कि ये दुखी है। ईश्वर आपको जाने, आप ईश्वर को जानो, उतना ही प्रयास करो। तो कबीर का जो समय है वो तो उस टाइम तो समय ही ऐसा था ना, कभी किसी लेबर को कभी कवि बनते नहीं देखा है। क्योंकि अब उसमें आ गया मोटा पैसा। कवि सम्मेलन में कवि आप नहीं बन सकते। कवि बनाएगा कौन? समाज बनाएगा आपको। तो हम सबको फेल नहीं होना है। किताब खोल लेता है और सामने कैमरा रख के और शूट करते हुए ये लोग करने लगे हैं, उससे कविता नहीं होगी। अगर आपका कोई दोस्त सुसाइड कर रहा है तो आप अपराधी हैं कि एआई कुछ भी कर ले, कविता नहीं लिख पाएगा। जब भाव ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शब्द बन जाते हैं, और शब्द ज्यादा बन जाते हैं तो आवाज बन जाती है, और आवाज जब ज्यादा बढ़ जाती है तो एक कवि जन्म लेता है। कवि बनते कैसे हैं? क्या लेखक और कवि अलग हैं या सेम ही हैं? आज हमारे बीच बैठे हैं ऐसे ही कवि, जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके सामने है। स्वागत है धर्मवीर। बहुत बहुत आभार। और योगेंद्र भाई से तो, आपसे तो पुराना परिचय है ही, तो आपका तो हम आभार करते ही हैं। साथ ही द कलयुग की जो पूरी टीम है, जो निरंतर मेहनत कर रही है और ऐसे ऐसे पॉडकास्ट इंटरव्यू शूट कर रही है नए नए लोगों का, जो उभरते हुए कलाकार हैं, काव्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो या फिर विभिन्न कला क्षेत्र में, उन सभी के लिए आप काम कर रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अच्छा, आपका अभी यहाँ शो है, मुझे पता चला है कि ग्वालियर में शो है, तो ये शो की प्रक्रिया कैसी रहती है? ये जैसे कवि सम्मेलन जो है वो कोई नवीन चीज नहीं है। आप इसको समझ पा रहे हो कि एकदम से आ गया। जैसे कॉमेडियंस के शो हो रहे हैं आजकल, ये एकदम नवीन चीज है। ये पिछले 8-10 सालों में ग्रो किया है, जब से स्टैंड अप कॉमेडी आया। ये एकदम नई विधा है, ये विधा एकदम नई है। 10-20 साल का इतिहास है इसका। लेकिन हमारी जो कविता है उसका इतिहास बहुत पुराना है। 1000 साल तो हिंदी कविता का इतिहास है, और कवि सम्मेलन जगत का 100 वर्षों का इतिहास है। तो 100 वर्ष से निरंतर कवि सम्मेलन देश भर में हो रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी कवि सम्मेलन में जाते थे, बाबा नागार्जुन भी कवि सम्मेलन में जाते थे, और प्रिय हरवंश राय बच्चन भी कवि सम्मेलनों में जाते थे। तो उस परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। उस तरह से कवि सम्मेलन अलग अलग जगह होते हैं। लोग उसमें रस भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं। उसमें कुछ मर्म की बात भी होती है, कुछ जरूरी बात भी, संदेश की बात भी होती है। तो इसको संस्कार का द्योतक भी कहते हैं। कवि सम्मेलन जो है सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उससे संस्कार भी पोषित होते हैं। उससे कुछ अच्छी बात है जो समाज में होनी चाहिए। समाज की कुरीतियों का विरोध भी कवि सम्मेलन के माध्यम से होता है। राजनीति पर व्यंग्य भी कवि सम्मेलन के माध्यम से होता है। तो इस विधा को हमारा समाज लगातार पोषित कर रहा है। उसी क्रम में हमारे निरंतर कार्यक्रम होते हैं। वो कार्यक्रम कल का है यहाँ ग्वालियर में भी। कवि और लेखक, तो लेखक जो है लिखता है उसे लेखक कहते हैं, कवि बोलता है तो उसे कवि कहते हैं। लेकिन क्या कवि बोलने से पहले लिखता नहीं होगा? तो लेखक और कवि में अंतर क्या होता है? नहीं, कोई विशेष अंतर उस तरह से आप खोजेंगे, बारीकियत में जाएंगे तो ऐसा कोई अंतर नहीं है। हाँ, काव्य शास्त्र उसमें अंतर जरूर करता है। जैसे लेखक है, लेखक किसी भी विधा का हो सकता है। अच्छा, लेखक संस्मरण लिखने वाला भी होता है, लेखक डायरी लिखने वाला भी होता है, लेखक उपन्यास, कहानी, नाटक इत्यादि इत्यादि लिखने वाला भी होता है। कवि सिर्फ काव्य रचने वाला होता है। अच्छा। और काव्य एक अलग विधा है, अनूठी विधा है, क्योंकि काव्य सबसे पुरानी विधाओं में से एक है। बाकी चीजें बाद में आई, तो कविता सबसे पुरानी विधाओं में है। तो काव्य उसको अलग ढंग से लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। जब फीलिंग्स एकदम से पावरफुल, ये वर्ड्सवर्थ जो कहते हैं, फीलिंग्स एकदम से निकलेंगी, भाव एकदम से निकलेंगे, तो वो कविता के रूप में उभरेगी। उपन्यास विधा है। लेखक अन्य चीजों का जो लेखक होता है वो सदा हुआ, वो आराम से काम कर सकता है। जैसे उपन्यास कोई एक दिन में तो लिख नहीं सकता, एक क्षण में लिख नहीं सकता। कई लोग साल साल भर उपन्यास लिखते हैं, तो उस तरह से लेखक हो सकता है। लेकिन कविता के लिए तो एक भाव जो आपके अंदर में बैठ जाएगा, आपके अंदर से फूट पड़ेगा, तो आप कवि बन जाते हैं, कविता बन जाती है। और सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान। तो पहला कवि वियोगी होगा, कोई आह फूटी होगी, जो कि कहते भी है कि वाल्मीकि ने क्रौंच पंछी का वध होते देखा, तो उसके जो आह निकली, उससे वाल्मीकि ने पहला श्लोक, पहली कविता लिखी। उसको पहली कविता मानी जाती है। तो कवि वो होता है जो आह को लिखता है, जो पीड़ा को लिखता है, जो तुरंत स्फुटित होती है। और लेखक उससे थोड़ा भिन्न है। तो जो कवि होते हैं, आपने कहा आह को लिखता है, और जो सौंदर्यता होती है, जो वाह जो हम कहते हैं, उसको नहीं चित्रित करता है? नहीं, उसको भी चित्रित करता है।
ये प्रथम कविता की बात है कि कविता जन्म कैसे ली होगी। तो हमारे आचार्य ने कहा कि कविता निकली होगी आह से, बाद में तो वहां तक जाएगी। अच्छा। बाद में तो सौंदर्य शास्त्र भी लिखा जाएगा, आह से वहां तक की मतलब यात्रा है। निश्चित रूप से। तो आपने लिखना कैसे शुरू किया? अक्सर लोग सोचते हैं आमतौर पे कि कविता आती होगी, तो कैसे आती होगी? मतलब कोई चित्र आता होगा दिमाग में, या वो जो शब्द कवि लिखता है तो वो आते कैसे होंगे उसके दिमाग में? तो आप स्वतः ही लिखना सीख गए कि आपको एक टाइम के बाद समझ आया हो कि अरे मैं तो कविताएं लिखने लगा हूं, या आपने सोच के कविता लिखना शुरू की? कविता का जो क्रम है काव्य शास्त्र में कहते हैं, हमारे आचार्यों ने बताया कि कविता 3 तरीके से लिखी जाती है। पहला, कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है प्रतिभा। प्रतिभा का होना अनिवार्य है। प्रतिभा को आचार्यों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि ये ईश्वर प्रदत्त है, ये कोई जनरेट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको शूट कर रहे हैं तो इसकी स्कूलिंग हो सकती है, इसके लिए संस्थान बना हुआ है, इसकी यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो आपको सिखाएगी कि किस तरह से आपको फोटो शूट करना है, किस तरह से आपको वीडियो शूट करना है। लेकिन कविता की कोई यूनिवर्सिटी विश्व भर में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त है, ये कोई ऐसी चीज है जो ईश्वर द्वारा दी जाती है। ये प्रतिभा प्रथम मूल चीज है कविता की, ये सभी आचार्यों ने माना। तो ये कोई हम लोग सोच के नहीं लिख सकते। ये जो छायावादी कवियों के बाद में लोगों ने ऐसा सोचा, चूंकि प्रकृति चित्रण इतना हो गया था तो लोगों के दिमाग में ये भ्रांति चली गई कि नदी किनारे बैठ जाएंगे तो कविता लिख जाएगी, या प्रकृति के बीच जैसे आज हम बैठे हुए हैं तो कविता लिख जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो बात ठीक है कि प्रकृति की गोद में रहेंगे तो आप भाव के साथ जाना जुड़ पाएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन उससे कविता नहीं लिखी जाएगी। कविता तो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ही देगा। तो उसके बाद जो चीज है उसमें जो करने की, उसके बाद उसमें व्युत्पत्ति आती है। व्युत्पत्ति यानी आपका अनुभव और आपका अध्ययन। अगर आपको दहेज पे कविता लिखनी है और आपका दहेज पे कोई अनुभव नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, आपको नहीं पता दहेज क्या है, तो फिर कैसे लिख पाओगे भाई? तो उसका अध्ययन चाहिए। ये भी आचार्यों ने इसको जरूरी माना। तीसरा, अभ्यास। आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो बेहतर कविता लिख पाएंगे। तो ये 3 चरण कविता के हैं, जिसमें प्रतिभा मूल है, जो ईश्वर प्रदत्त है, जिसमें कोई व्यक्ति चाह के कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हैं कि जो प्रतिभा होती है वो ऊपर से दी हुई होती है, तो फिर आप कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में ये भी कह रहे हैं कि जो कवि होते हैं वो जन्म लेते हैं, मतलब वो पैदा नहीं होते। हाँ, ये बात है। इसी को तो तभी तो सभी आचार्य कहते हैं। इसीलिए गोपाल दास नीरज ने कहा कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, ये उनकी पंक्ति है। तो मानव हो सकता है कि आप भाग्यशाली मानव हो गए। कवि जब आप होते हैं, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। तो कवि होना महासौभाग्य की बात है कि आप कवि हैं, क्योंकि आपका सरस्वती के ऊपर अतिरिक्त वरदान है, अतिरिक्त आपके ऊपर शुभेच्छा है उनकी कि आप बेहतर काम करें, समाज को दिशा दें। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे कवि जो है वो जन्म लेता है, उसके बाद उसको आप परिष्कृत कर सकते हैं। यानी कोई सुंदर चीज है तो उसको ऑर्नामेंट पहनाया जा सकता है, उसको ग्रूम किया जा सकता है, उसको परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन वो लेगा तो जन्म ही, उसके बाद ही उसको परिष्कृत किया जाएगा। तो आपने बोला कि आह से जन्म लेती है कविता, तो आपको नहीं लगता है कि हर एक मनुष्य के अंदर आह होगी? निश्चित रूप से भाव तो सभी मनुष्य के अंदर है। तो फिर वो कविता में नहीं आ सकता है, मतलब कविता लिखना शुरू नहीं कर सकता? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हमारे एक विद्वान कहते हैं कि पोइट्री जो है सही शब्दों का सही ऑर्डर है, तो उसको भी ध्यान रखने की बात है। यानी हमारे एक आचार्य ने ये बात कही कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध कविता क्या, जो 1909 में प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने लिखा कि अनूठी से अनूठी वृत्ति कविता हो सकती है अगर उसका संबंध दूर ही कहीं भाव से है। अगर वो कविता हो गई अगर उसका संबंध भाव से है। अब ये तो बहुत सीधी सी बात हो गई, हर व्यक्ति के अंदर भाव है, हर व्यक्ति कोई ना कोई बात कह रहा है जो भाव से जुड़ी हुई है, ऐसे तो सब कुछ कविता हो जाएगा। तब हमें अपने पाश्चात्य विद्वान को ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने कहा कि कविता जो है सही शब्दों का सही ऑर्डर है, वो भी ध्यान रखने वाली बात है, तभी कविता होगी। भाव भी हो, फिर उसमें सही शब्दों का संयोजन करना आपको आता हो, तब वो कविता बन पाएगी। तो यूं ही जो आदमी नदी किनारे पहुंच जाता है तो कवि नहीं बनता। हाँ, ऐसे नदी किनारे बैठ के कविता नहीं लिखी जाएगी बॉस। हाँ। उसके लिए वो चाहिए। तो आपका जो सफर है खेत खलिहानों से शुरू होता है और एक मंच पे पहुंचता है, तो इसका सफर कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? महगांव, जो भिंड जिले में, मध्य प्रदेश का भिंड जिला, जहाँ महगांव वो तहसील विधानसभा जहाँ मेरा जन्म हुआ, जो हमारा गांव है, तो वहाँ हमारा जो परिवार है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ परिवार है। हम लोग, मतलब मैंने भी खेती किसानी की हुई है, हमने भी लेजम बिछाई है, हमने भी रात भर जाग के खेत की रखवाली की है। तो आजकल लड़के, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में था तो उसका आयोजक जो लड़का था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम यहाँ गाँव में आयोजन कर रहे हो
और यहाँ खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो तुम? कि हाँ भैया मैं भी खेती करता हूँ। मैंने क्या खेती करते हो? कि मैं जो हमारे यहाँ लेबर आती है उसका हिसाब करता हूँ। मैंने कहा हिसाब करने से खेती हो जाती है क्या? तो इससे नहीं होती है। ये जो आप जब फील्ड में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि खेती का तत्व क्या है। वो जो तत्व है मिट्टी का तत्व है, वो जो है वो हमारी भारतीयता का तत्व है। तो वहां से हम लोग निकले हुए, मतलब शुरुआती दिनों में मैं मंच पे बहुत जल्दी आ गया था। अच्छा। रामलीला हमारे यहाँ होती थी मैं गाँव में, तो मैं 5वीं 6वीं क्लास में हूँगा तब मैंने कोई कंटेंट जो इंटरनेट पे कोई कॉमेडी कंटेंट मुझे मिल गया था, मैंने वो रट लिया था, याद कर लिया था। अच्छा। तो मैं वहां लोगों को सुनाता था, आसपास पड़ोसियों को, तो वो लोग बड़े खुश होते थे कि ये कोई कॉमेडी कर रहा है, हास्य कर रहा है। तो वो उन्होंने फिर मुझे रामलीला पे चढ़ा दिया। वहां मैंने 5वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, तो 5वीं क्लास में मैंने रामलीला में स्टेज परफॉर्मेंस दी हुई है। तो उस वक्त मैं मंच पे पहुंच गया था। लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तो चलो लड़का कुछ सीख लिया, याद कर लिया इसने, 2-4 लाइनें कुछ हंसने हंसाने की सुना दिया, वो ऐसी बात हो गई। उसके बाद जब मैं यहाँ ग्वालियर आ गया, उसके बाद 8वीं क्लास में मैं ग्वालियर आया था, तो यहाँ पे बहुत सारा कॉमेडी का कंटेंट मुझे याद था। यहाँ पे मैं जब यहाँ स्कूल में जब शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस वक्त मैं कॉमेडियन के नाम से जाना जाता था। ताज्जुब होगा आपको। तो मैं लगातार मंचों पे जाता था, कॉमेडी करता था। मंचों पे क्या कि स्कूल में किसी मंच पे कार्यक्रम में कॉमेडी कर दी। कोचिंग संस्थान में हमारे टीचर बुला लेते थे कि धर्मवीर बढ़िया कॉमेडी करता है, इसको बुलाओ। तो क्लास के बाद मुझसे कॉमेडी करवा दी। स्कूल में क्लास में भी हम लोग कॉमेडी करते थे। तो उस तरह से हम लोग परफॉर्म कर, स्टैंड अप कॉमेडियन में उस वक्त था। ये मैं कर रहा हूँ 8वीं 9वीं 10वीं, 3 साल 4 साल हमने अच्छे से कॉमेडी की। उसके बाद कविता के रूप में वो सब चीजें परिवर्तित हुई, और ये मुझे लगता है कि रामचरितमानस से कविता मुझ में आई है। हमारे पिताजी बड़ा जोर देते थे कि रामचरितमानस सबको पढ़नी चाहिए। जब मैं 5 साल का हूँगा तब से वो मुझसे रामचरितमानस पढ़वाते थे, वो खुद भी पढ़ते थे। तो वो हम बचपन से पढ़ते रहे। उससे क्या हुआ, उससे हमारी हिंदी बहुत बढ़िया हिंदी भी बढ़िया हो गई। उससे हम काव्य से जुड़ पाए। वो कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं कि रामचरितमानस से बड़ी कविता आज तक हुई नहीं है संसार में। तो वो कविता है, तो वो कविता हमारे अंतस में थी बचपने से। वहां से फिर वो 11वीं क्लास में जब प्यार मोहब्बत हुआ, वो सब उपक्रम हुआ, वो फिर लंबी कहानी है। तो वहां से फिर हम कविता की ओर बढ़ गए। अच्छा, तो एक कॉमेडियन जो है वो कवि बना है। हाँ हाँ हाँ। तो शायर कहाँ छूट गया फिर बीच में? शायर भी रहा उसमें। जब आप मोहब्बत करते हैं, कहते हैं कि शायरी जो है, गजल जो है, वो महबूब की बात करना है। तो जब आप मोहब्बत करते हैं तो फिर महबूब से बात होती है, तो गजल निकलती है, शायरी निकलती है। तो 11वीं 12वीं क्लास में उस दौरान जब नया नया लड़कपन आ रहा था, नया नया इंटरनेट ये हम लोगों को प्राप्त हो रहा था, मोबाइल फोन नया नया हाथ में लगा था, तो उस वक्त मुझे जब प्रेम हुआ एक लड़की से, तो उस वक्त शायरी लिखी गई। अरे वो पहली कविता थी। पहली कविता व्यक्ति जो है वो प्रेम में ही लिखता है बॉस। उसके बाद फिर राष्ट्र की बात, समाज की बात आती है। ऐसा मेरा मानना है। तो फिर आपको धोखा मिल गया क्या? धोखा नहीं मिला। सामान्य मैंने प्रेम किया। उस लड़की, वो जो लड़की थी, वो किसी के साथ पहले से संबंध में थी। अच्छा। तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर बस प्रेम प्रेम करके रह गए। अच्छा, तो कवि बन गए। तो कवि बन गए, तो लिखते रहे। तो मैंने एक डायरी प्यार मोहब्बत की शायरी लिख लिख के भर दी थी। अच्छा। तो उससे अभ्यास इतना हो गया था कविता का, इतना शायरी का अभ्यास हो गया था कि शब्द का संयोजन करना सीख गए थे। हालांकि वो डायरी बाद में कोविड के समय में गुम हो गई, वो मिली नहीं बाद में। फिर शुरुआती दिनों की डायरी थी। और अब चूंकि मैं कवि सम्मेलन में वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हो गया हूँ, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती प्रेम मोहब्बत। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जो आक्रोश निकलता है, तो ये क्या मतलब प्यार नहीं मिला इसी की वजह से निकलता है? उसकी वजह से तो नहीं निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति प्रेम ना दे वो महत्वपूर्ण नहीं है। पूरी दुनिया प्रेम करती है, जो लोग मिलते हैं वो प्रेम से मिलते हैं, सब लोग प्रेम देते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और प्रेम एक भाव है, वो हमारे अंतस में, वो सब लोगों के अंतस में जो मुझसे मिलते हैं, तो वो अच्छी बात है। वो आक्रोश वो नहीं था। हम लोग प्रेम के ऊपर लिख रहे थे। उसके बाद से जब मैं यहाँ से चला गया, 12वीं के बाद मैं दिल्ली चला गया था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने। अच्छा, तो छोटे से कमरे में सिविल सर्विसेज की तैयारी की? हाँ, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी मैंने की है। दुर्भाग्य से कह लो या सौभाग्य से कह लो, ये कैसा दुर्भाग्य हो सकता है? उस पीड़ा से भी निकले हुए हैं। अच्छा, कब शुरुआत की थी आपने? 2018 में मैं दिल्ली पहुंचा था। अच्छा। तो उस वक्त में बड़े भैया हमारे ताऊ जी के लड़के वहां रहते थे, तो वहां उनके साथ में चला गया। 10x10 के कमरे में हम लोग रहते थे, और पूरे फ्लोर पे एक ही वॉशरूम होती थी। वो फ्लोर पे लगभग 20 लड़के रहते थे। उस तरह का, जिस तरह हॉस्टल रहते हैं उस तरह रहते थे हम लोग वहाँ पे। और उस वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी में कर रहा था। तो प्रेम प्यार तो छूट गया बॉस यही। तो प्रेम प्यार छूट गया, तो अब क्या करें? सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो उसमें कहते हैं हमारे विद्वान लोग कि भाई अखबार पढ़ते रहो। अखबार पढ़ते थे। तो देश भर में जो खबरें उस वक्त चल रही थी, उस वक्त दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। दिल्ली में रॉयट्स हुए थे, दिल्ली में दंगे हो गए थे। उधर यूपी के अलग अलग जगहों से बलात्कारों की खबर आ रही थी। तो लगातार देश भर में जो माहौल बना हुआ था, उससे कवि के रस में परिवर्तन हुआ। उससे मैं प्रेम श्रृंगार लिख रहा था। उसके बाद में एक्टिविज्म की पोइट्री मैंने बहुत लिखी।
देश में कहीं भी बलात्कार होता था तो मैं उस पर कविताएं लिखता था, देश में कहीं भी दंगे होते थे तो मैं उस पर कविताएं लिखता था। कुछ भी गलत, अगर शासन प्रशासन में गलत होता था, अर्थव्यवस्था गलत होती थी, कोई बेरोजगार फांसी लगा लेता था तो मेरी कलम उस पर चलती थी। 2-3-4 वर्ष मैंने लगातार एक्टिविज्म पे पोइट्री लिखी है, जिसको हम एक्टिविस्ट पोइट्री कहते हैं। तो वो उस तरह का काम हमने किया, तो वो क्रांति की धारा की ओर में मुड़ गया, श्रृंगार से अंगार की ओर कह सकते हैं। अच्छा, तो आप भिंड के इलाके से आते हैं? जी बिल्कुल। तो जो वहाँ के लोग होते हैं, माता पिताजी होते हैं, तो उन्होंने नहीं कहा कि भाई ये तुम क्या करना शुरू कर दिया, ये तुम क्या भाषण वगैरह, कविता वगैरह करने लगे हो, और फिर बीच में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी गए हुए थे, तो इसको क्यों छोड़ दिया या इसमें क्यों चले गए? ऐसा कभी ताने वगैरह सुनने को नहीं मिले? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कहते थे, बहुत सीधे थे, वो सीधे कुटाई करते थे। अरे ऐसा कुछ नहीं कहते थे। हमारे यहाँ बाकायदा मार पिटाई होती थी, ये क्या सत्यानाश कर रहे हो तुम, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए तुमने। दरअसल मैं एक और अच्छी बात बताऊं, रुचिकर बात बताऊं, जो बहुत सच्ची बात है। मुझे दिल्ली इसलिए नहीं भेजा गया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, मुझे दिल्ली इसलिए ही भेजा गया था क्योंकि मैं उस वक्त ग्वालियर में काव्य गोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में जाने लगा था, सब जगह शायरी कविता सुनाता था। तो पिताजी इससे बहुत गुस्सा हो गए थे और मेरी 12th में परसेंटेज आई थी बहुत कम। तो पापा ये समझ गए थे, उनको लगा कि ये लड़का जो है बर्बाद हो गया है। ये यहाँ पे सब लोग जानने लगे थे, रोज अखबार में फोटोज आ जाते थे। तो वो समझ गए थे कि अब ये बर्बाद हो जाएगा, ये कविता शायरी इस सब में पड़ा रहेगा, यहाँ कुछ बढ़िया काम नहीं करेगा। तो एज ए पनिशमेंट में दिल्ली भेजा गया। उन्होंने कहा तैयारी करो ना करो, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ रहोगे तो यही सत्यानाश करोगे। तो मुझे इसलिए कविता से दूरी हो जाए इसलिए दिल्ली भेजा गया। लेकिन कविता भाई मंच से तो कविता नहीं होती है, कविता तो कवि को, तो कविता मैं कहता हूँ इतनी अच्छी चीज है भाई। आपको अगर फोटोग्राफी करनी है, आपको कैमरे की आवश्यकता है, आपको अगर सिंगिंग करनी है तो आपको हो सकता है कुछ और चीजों की आवश्यकता पड़े। कविता के लिए किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, कलम चाहिए, कागज चाहिए। सबसे सस्ता हुनर है, सबसे सस्ता कौशल है, जिसको हम आसानी से इजहार कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अभी जैसे अब जो आपका, जैसे कल आपको बुलाया गया है, पोस्टर छापे जाते हैं, आपका नाम आता है बड़े बड़े अक्षरों में, तो पिताजी को गर्व तो महसूस होता होगा कि नाम लेते होंगे लोग, कह रहे आपका बेटा वहाँ आने वाला है, उन्हें ठीक लगता है। कॉलेज में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। 2-3 वर्षों में उनका व्यवहार जो है वो बदला है कविता को लेकर। हालांकि अब भी जब कभी बात होती है तो कहते हैं कवि सम्मेलनों के अलावा कुछ और चीजों पे ध्यान दे लो, कुछ काम धंधा देखो, कुछ कमाई के लिए। हाँ नहीं, कमाई तो कविता में ही पर्याप्त हो रही है, उनको ही पता है। लेकिन तब भी इसमें एक अस्थिरता है, एक अनसर्टेनिटी है। जब कोविड आया था तो हमारा तो कवियों का सारा काम मंच से है, इसमें भीड़ इकट्ठी होती है। कोविड आया तो 2 साल तक भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, देश भर में कवि सम्मेलन नहीं हुए, तो बड़े से बड़े कवि कंगाल हो गए। तो सब कवियों ने ये सोचा कि कोई ना कोई एक काम हमें जरूर करना चाहिए अपनी रोटी के लिए, क्योंकि मंच तो अब कोविड में 2 साल नहीं हुआ कोई कार्यक्रम। तो इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है कि हम कह नहीं सकते। इसलिए पिताजी को वो चिंता रहती है कि एक स्थायित्व आ जाए, एक स्थायित्व वाला काम तुम कर लो, कोई नौकरी लग जाए, कोई काम न शुरू हो जाए, उसके बाद तुम कविता जितनी चाहो करते रहो। कुछ व्यवहार बदला, वो पॉजिटिव रहते, उतना डांटते नहीं है जैसा पहले था कि मार कुटाई हो जाती थी, डांट पड़ जाती थी। वो अब नहीं, अब बदल गया, क्योंकि अब हमारी उम्र भी इतनी हो गई, अब पिटने लायक हमारी उम्र भी नहीं रही। सही बात है। ये भी है। तो अब जैसे कि कमाई का जरिया और कुछ स्टेबिलिटी के लिए तो आपने फिर पीएचडी के लिए फॉर्म डाल दिया, और मैंने सुना है कि आपको पीएचडी में रिजेक्ट कर दिया गया था शायद इंटरव्यू में, अगर मैं सही हूँ, क्योंकि आपका सरनेम जो गुर्जर था उसके वजह से। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है, ये बड़ा सच है, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी और आप लोग भी जानते हैं। इसमें कोई मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जिससे सब लोग कहें कि बनी बनाई बात। समाज में जो गुर्जर समाज की इमेज बनी हुई है, जो गुर्जर जाति की इमेज बनी हुई है, वो ऐसी बनी हुई है कि ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, पढ़ाई लिखाई में कहाँ से आ गए भाई। तो जो अन्य समाज वाले लोग हैं उनको ऐसा लगता है, अगर कोई पढ़ाई लिखाई करने लगे, मुझसे भी कहते हैं, मुझसे कहने लगते तुम गुर्जर समाज पे दबाओ भाई, इतने दुबले पतले क्यों हो, जो काम समाज जो काम तुम्हारी जाति कर रही है वो काम तुम नहीं करते, मतलब हम भी वही करना शुरू कर दें। तो ऐसे में लोगों को आपत्ति रहती है। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने लगा, जब मेरा पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया, तो लोगों को थोड़ा दिक्कतें उससे हुई। काफी लोगों को दिक्कतें हुई, क्योंकि कोई नहीं गुर्जर समाज में ना कोई आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, बन जाते होंगे 2, 4, 6, वो कोई गिनती नहीं है। अगर आप पॉइंट में बन रहे हैं 0.2%, 1%, वो कोई गिनती नहीं है समाज में। तो ऐसे में जब मेरा पीएचडी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझसे एक प्रोफेसर ने कहा कि तुम इसमें जो धर्मवीर सिंह गुर्जर लिख रहे हो, इसमें से गुर्जर हटा लो, गुर्जर से ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी जाति दिखा रहे हो। ये कितनी ताज्जुब करने वाली बात है। मैंने तो बस अपना नाम लिखा जो मेरे डॉक्यूमेंट में है, जो कि नॉर्मली चल रहा है, वो तो लिखेंगे ही भाई, हर कोई लिखता है। आप योगेंद्र सिंह पाल लिखते हैं, आप योगेंद्र सिंह पाल लिखेंगे, मैं धर्मवीर सिंह गुर्जर लिखता हूँ जो डॉक्यूमेंट में है। कविता में तो मैं धर्मवीर धर्मी लिख रहा हूँ, वो ठीक है। डॉक्यूमेंट में जो है, जो
जो वैसा काम है हमारा, जो पीएचडी के लिए फॉर्म भरा है, तो उसमें तो वो एक्यूरेट नाम लिखा जाएगा, उसमें तो धर्मवीर धर्म नहीं लिख दूंगा ना मैं। तो उनको आपत्ति हुई। तो उनसे तो मैंने कुछ कहा नहीं, सीनियर प्रोफेसर थे, लेकिन मैंने मन में सोचा भाई ये कितना गलत बात है। अगर कोई शर्मा लिख रहा है, अगर कोई भदौरिया लिख रहा है, अगर कोई शुक्ला लिख रहा है, तो उससे आपको जाति नहीं दिखती है। गुर्जर लिख देता है तो आपको जाति दिखती है, क्योंकि आपके दिमाग में उस जाति का भय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसका ये भी कारण, हम लोग भी कुछ उसमें अपराधी हो सकते हैं कि निश्चित तौर पे इतना तो सत्यानाश करा ही है ना? लेकिन हम लोग इस स्टीरियोटाइप में ना बने। सबको जनरलाइजेशन करना ठीक बात नहीं है कि आप हर व्यक्ति को उसी कैटेगरी में सेट कर दें, और उस समाज का कोई व्यक्ति अगर आगे निकलना चाह रहा है तो उसमें अवरोध पैदा करें। तो वो मेरे साथ हुआ। तो मुझे पहली बार में पहले इंटरव्यू में नहीं लिया गया पीएचडी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जबकि सारी योग्यताएं थी। मेरा टॉपिक बहुत बढ़िया था, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, जेआरएफ मेरा पहला अटेम्प्ट में था, जो कि कम लोगों का हो पाता है। उसके बाद भी नहीं लिया गया, जबकि दूसरी बार ले लिया, क्योंकि दूसरी बार जो जो सेटिंग्स लगानी होती है पीएचडी के लिए वो मैंने लगाई। और दूसरी बार भी सेम टॉपिक, सेम इंटरव्यू, सेम क्वेश्चन, सेम प्रश्न करे गए। अच्छा। सेम मैंने उत्तर दिए और सेम टॉपिक था और सेम योग्यता थी। फिर दूसरी बार कैसे हो गया बॉस, फील्डिंग सही लग गई। हाँ, वो जो फील्डिंग लगानी थी ना, वो मैंने दूसरी बार में ठीक लगा दी। अच्छा। तो वो काम हो गया। तो ऐसा हुआ है कि यहाँ से जब दिल्ली जाना हुआ हो और किसी सहपाठी ने या जो साथ जो पढ़ते हैं उन्होंने कभी टोका हो, यार तुम यार गुर्जर नहीं लगते, यार बहुत ही सभ्य हो, बहुत ही सज्जन हो, ऐसा कभी किसी ने टोका है? हर दिन, हर दूसरे दिन ये बात होती है। अच्छा। हर दूसरे दिन ये बात होती है। हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो ये कहता है कि तुम गुर्जर नहीं लगते, तुम गुर्जर नहीं हो। कोई कहता है कि तुम पंडित हो, क्योंकि एक तो ऐसी वेशभूषा से भी कह देते हैं लोग, दूसरा फिर बातों से कह देते हैं कि तुम पंडित आदमी हो। भाई शास्त्र में पंडित का अर्थ ज्ञानवान से है, विद्वान व्यक्ति से है, वैसे ही वो किसी जाति का वो नहीं बन गया, क्योंकि वो चलता आया परंपरा में, तो वो पंडित ब्राह्मण के साथ जुड़ गया। बाकी पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी होना, तो वो कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। तो उस तरह के रेगुलर ही उस तरह के, इसको कॉम्प्लीमेंट कह लो या इसको कुछ भी कह लो, या इसको ऐसे कह लो कि, तो लोग मतलब कहते हैं, निरंतर कहते हैं कि गुर्जर नहीं लगते हो आप। कभी अपने ही समाज का कोई व्यक्ति मिला हो जिसने बोला हो अरे यार मतलब थोड़ा बढ़ो यार, थोड़ा हेलमेल रहो, थोड़ा बोलने का तरीका चेंज करो, तुम गुर्जर हो, एक तरीके से रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा बॉडी वॉडी बनाओ। अच्छा, इसमें दो चार चीजें समझने की है। आपका फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बात है, आपकी फिजिक अच्छी हो, बहुत बढ़िया बात है, होनी चाहिए। मेरी फिजिक ठीक है, मैं बहुत कम बीमार पड़ता हूँ, बहुत चलता हूँ, और बहुत निरंतर सफर करने के बाद भी कम थकान होती है, तो इम्यूनिटी भी अच्छी है, और फिजिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब वो दिखने वाला डील डॉल वाला जो शरीर होता है ना, वो नहीं है। अच्छा, उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता अब समाज में, पहले जो है बाहुबल का बड़ा जोर होता था भाई, क्योंकि पहले लड़ाई होती थी, इसीलिए पहले हमारे समाज में आप अगर अपने पिताजी से दादाजी की पीढ़ी में देखेंगे तो 8-8 लड़के होते हैं। तो वो क्या करते थे, क्योंकि तब बाहुबल का चलन था, जिसके पास बड़ा बाहुबल होता था उसकी पूछ थी, उसको मतलब उसको नाम होता था उसका। अब वो समय नहीं है, दुनिया कहाँ पहुंच गई है। हम फिर अमेरिका की बात करते हैं, हम फिर तकनीक की बात करते हैं, फिर एलन मस्क की तरफ देखते हैं। तो जब दुनिया एआई पे पहुंच गई है, तो हम बाहुबल को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो लोग एक बटन दबा के एक देश को राख कर देते हैं। तो ऐसे समय में हमें यहाँ काम करने की आवश्यकता है। फिजिक पे काम करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि जिसका फिजिक अच्छा नहीं है वो बेकार आदमी है। ये कोई बात नहीं हुई। जो स्टीफन हॉकिंग्स अंतिम समय में, जिनका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो भी दुनिया को इतने आविष्कार दे के गए हैं जिसपे आज तक रिसर्च हो रही है कि ये है क्या कमाल की चीज, जिसकी सिर्फ एक उंगली चलती थी और दिमाग चलता था बस। तो हमारे समाज को अब यहाँ काम करने की आवश्यकता है, बजाय बहुत ज्यादा फिजिक पे। तो असली बाहुबल है जो दिमाग में होता है वैसे भी। हाँ, अब जो देखो समय अनुकूल सारी चीज होती है बॉस, उस वक्त होता था, आज से 100 वर्ष पहले बाहुबल का जोर होता था। अब समय वो नहीं है। अब प्रासंगिकता आपके ब्रेन की है, तो आप प्रासंगिकता जिस चीज की है उस पर काम करना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अब जैसे आपने पीएचडी का बताया, जेआरएफ का बताया, तो मेरे जैसे लोग जो कभी पीएचडी का सोचें, स्टेबिलिटी के लिए सोचें कि भाई कुछ खर्चा पानी हो जाए, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, ये जरा बताइए। देखो, शोध जो है, पीएचडी जो है रिसर्च का काम है। जैसे कोई वैज्ञानिक आविष्कार करता है, वैसे आप आर्ट्स के लिटरेचर के फील्ड में शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आविष्कार उसका व्यक्तिगत तो नहीं है, उसके लिए नहीं, वो समाज के हित के लिए है। वैसे ही जैसे ही आप कोई शोध करते हैं तो वो समाज के हित के लिए है, समाज के लिए वो आएगा कि ये नई रिसर्च निकल के आई है, समाज के काम आएगी। तो जो समाज का काम है वो आप अपने पैसे से ना करें, ये मैं अपने सभी साथियों को कहता हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट फेलोशिप देती है, गवर्नमेंट पैसा देती है कि आप अगर पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो हम आपको फेलोशिप देंगे, आपको शोध करने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो उसकी सीमा है। ऐसे तो हर कोई पीएचडी करने लगेगा पैसा पाने के लिए, तो उसमें विकृति आ जाएगी।
तो उन्होंने सीमा बांध दी कि हम एक एग्जाम लेंगे, उस एग्जाम में अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं, अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो हम आपको इतना अमाउंट देंगे। तो वो कट ऑफ जेआरएफ का क्लियर करना होता है। नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, उसमें जो जेआरएफ की कैटेगरी में क्लियर करते हैं उनको फेलोशिप मिलती है। तो नेट की कैटेगरी में क्लियर करते हैं वो एडमिशन पीएचडी में ले सकते हैं, उनको फेलोशिप नहीं मिलती, बस इतना है। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बस यही है, फेलोशिप का अंतर है। अच्छा। एग्जाम एक ही है, एक ही एग्जाम है, दोनों से एक ही योग्यता पूरी होती है। अच्छा, यानी नेट के बाद भी आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं और पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। यही जेआरएफ भी करता है। बस जेआरएफ में क्या है, पीएचडी एनरोल होते ही आपको एक अमाउंट मिलने लगेगा जिससे आप अपनी रिसर्च आराम से कर पाएंगे, रिसर्च में दिक्कत व्यवधान नहीं आएगा। और वो अच्छा खासा अमाउंट है। अभी गवर्नमेंट 37,000 रुपए जेआरएफ देती है और उसमें 10,000 रुपए एचआरए देती है, फिर कंटिजेंसी फंड मिला के 50,000 रुपए तक हर महीने आपको मिलते हैं। मतलब एक गवर्नमेंट जो सरकारी नौकर होता है उसके बराबर। हाँ, उसके बराबर आप समझ लो। 50,000 रुपए आपको हर महीने शोध करने के लिए दिए जाएंगे, तो आपको 5 साल तक मिलेंगे। जेआरएफ 2-3 साल मिलता है, उसके बाद एसआरएफ हो जाता है, फिर वो सीनियर रिसर्च फेलो हो जाता है, 10,000 और बढ़ जाते हैं, फिर आपको 60-70,000 तक मिलने लगेंगे। अच्छा, तो ये 5 साल तक के लिए है। ड्यूरेशन कितना रहता है? 5 साल का ड्यूरेशन है, वही मैंने बता दिया। 5 साल तक ये अमाउंट मिलेगा। और ये जो एग्जाम है आप एमए के दौरान दे सकते हैं। अच्छा। एमए के बाद इसका एप्लीकेशन होगा, यानी आपने जैसे मेरा एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ही जेआरएफ क्लियर हो गया था, एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया, तो क्लियर होने के बाद मुझे पैसा नहीं मिलने लगा। अच्छा। पैसा मिलेगा जब आप पीएचडी में एनरोल होंगे। तो जब मेरे एमए कंप्लीट हो गया, मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, जेआरएफ का सर्टिफिकेट लगाया कि मैंने क्लियर कर रखा है एग्जाम, तो मुझे पैसा मिलने लगा एनरोल होते ही, जैसे मैं एनरोलमेंट हो गया। इसमें जैसे आपने बताया कि एनरोलमेंट वगैरह करना पड़ता है, तो भिंड के तरफ से जल्दी उम्र में शादी वगैरह होने लगती है, तो अभी तक मुझे लगता है कई रिश्ते आ गए होंगे शादी के लिए। जैसा कि ग्रामीण परिवेश में और हमारे यहाँ, आप भी बेहतर जानते हैं, इसी परिवेश से हैं। और फिर एक बात इसमें और जोड़ दूं, हमारी जाति में, हमारे यहाँ तो गुर्जर समाज में और भिंड मुरैना में तो बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। 20 साल का हमारी जाति में, हमारे समाज में आसपास मैं नहीं देखा कोई लड़का बिना ब्याह रह गया है। 20 साल की उम्र पे ब्याह कर देते हैं। सही बात। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, उत्पाती बहुत है। तो उत्पात करते हैं तो सोसाइटी को ये रहता है कि थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, ये जो एनर्जी निकल रही है दूसरी जगह कंट्रोल आ जाएगा, तो बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। मुझसे अब लोग पूछते हैं दिल्ली में हमारे मित्र की, भाई हमारे घर से रिश्ता आ रहा है, तुम्हारे घर पे नहीं आ रहे क्या आजकल रिश्ते? मैंने कहा भाई हमारे यहाँ आके बंद हो गए। तो अब आउट ऑफ डेट हो गया मैं। 20 साल की उम्र पे रिश्ते 18 साल की उम्र पे आने लगते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो अब तो उतना ज्यादा नहीं है। अब मैंने पिताजी को बोल भी दिया कि अभी और 4-5 साल तक मुझसे कुछ मत कहो, क्योंकि वो लोग भी कह के थक गए। इस पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी, वो आपको सुनाता हूँ। बड़ी रुचिकर है, बड़ी हास्य है। अपने भाषा में, अपनी लोक भाषा में, यहाँ की जो भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल अंचल की भाषा है, उसमें वो 4 पंक्तियां हैं। मामा जी मुझे समझा रहे हैं, जी शादी ब्याह का जो रिश्ता है वो मामा फूफा लोग ही लेके आते हैं। तो मामा जी मुझे समझा रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि लड़की आ जाएगी तो क्या क्या भला होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रोटी खवावेगी, तुम्हें घर द्वार सब झाड़ देगी। उन्होंने तो सीधे शब्दों में कहा, मैंने उसको काव्यबद्ध कर दिया। बस समझो मामा जो कह रहे हैं कि रोटी खवावेगी, तुम्हें घर द्वार सब झाड़ देगी, और दहेज को बाप देखो मोड़ी तुमको प्यार देगी। और कितना पढ़े होंगे लाला, ब्याह के बाद पढ़त रही हो, मोड़ी है जी बंदरिया नहीं जो तुम्हारी कॉपी फाड़ देगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या। तो ऐसे प्रसंग होते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो इस तरीके से मतलब जो है चीजें चलती रही। हाँ, अभी शादी ब्याह को लेकर मैंने अभी 4-5 साल ले लिए घर वालों से कि अभी मुझे और अध्ययन करने दो, जब तक पीएचडी कंप्लीट हो रही। तो अब जो आप अभी जो फिलहाल में आपका जो है कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं, चीजें वगैरह चल रही हैं, तो इसको मैनेज कैसे करते हो पीएचडी के साथ, और ये जो कार्यक्रम चलते हैं कैसे करना पड़ता है, कितना इसको मैनेज कर लेते हैं? इसीलिए पीएचडी में जो सबसे जरूरी चीज है वो आपका विषय। आपको विषय अपनी रुचि का लेना चाहिए बॉस। आपने कौन सा लिया? आपकी रुचि का विषय होगा, वही मैं बता रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने विषय श्री कृष्ण सरल पे लिया है। वीर रस के राष्ट्रवादी कवि हुए हैं। अच्छा। और 1920 से 2000 तक वो रहे। उज्जैन यूनिवर्सिटी में, उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। और जीवन पर्यंत उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे महाकाव्य लिखे हैं। भगत सिंह पे, सुभाष चंद्र बोस पे, मैडम भीकाजी कामा, अशफाक उल्लाह खान, सब पे उन्होंने एक एक महाकाव्य लिखा हुआ है। तो वो वीर रस पे लिखते रहे, उसी विधा पे लिखते हैं, उसी विधा पे मैं काम करता हूँ, उसी विधा में मैं परफॉर्म करता हूँ, वीर रस परफॉर्म करता हूँ। तो मेरे मन का काम है, मेरे मन के कवि हैं, तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं होती। मैं शोध करने का काम मैंने उनके ग्रंथ लेके रख लिए। कहीं सफर पे जाता हूँ, रेगुलर ही सफर पे, हर दूसरे दिन ट्रेन में होता हूँ, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं सफर कर रहा होता हूँ अलग अलग शहर का, तो उसमें मैं अपने साथ रख लेता हूँ, उसको साथ साथ में पढ़ता रहता हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ। तो ये जो अपने मन का काम होता है, तो आप उसमें बोरियत फील नहीं करते, आप उसमें आते जाते कभी भी वो काम कर सकते हैं, प्रेशर नहीं। हाँ, इसीलिए शोध का विषय जो है हमेशा अपने मन का लेना चाहिए आपको। तो अभी जो कवि का स्कोप है वो कैसा है, मतलब? ठीक स्कोप है,
फिर भी मैं अंततः इसी बात पे पहुंचा हूँ कि हमें एक सर्टेनिटी देखनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब इसको इंडस्ट्री बना दिया गया, लोगों ने कहा ये प्रोफेशनल काम हो गया, इसमें पैसा बड़ा आ गया। कवि सम्मेलन जगत में जो लोग रेगुलर परफॉर्म करते हैं, डिमांडेड कवि हैं, वो लोग फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज तक पहुंच गए, उन्होंने खरीद लिया। आजकल फ्लाइट तो नॉर्मल हो गया, कोई भी हम जैसा कभी फ्लाइट में सफर कर लेता है, प्राइवेट जेट में सफर कर रहे हैं कवि लोग। अच्छा, तो उतनी लग्जरियस लाइफ हो गई है। लेकिन वो कोई कवि का आप नाम बताओ? कितने ही कवि हैं। कुमार विश्वास जी तो लगातार रेगुलर सफर करते हैं, उनके साथ की पूरी टीम रेगुलर प्राइवेट जेट में सफर करती है। अच्छा, है ना? तो वो तो कितने बहुत कवि हो गए अब तो सफर करने वाले प्राइवेट जेट में। तो लग्जरियस लाइफ है, लेकिन वो कितनों की ये देखने वाली बात है। देश में अभी कम से कम नहीं तो 10,000 कवि है। 10,000 कवि है, उसमें 5,000 को तो मैं जानता हूँ ऐसे है। अच्छा, तो इतना कवि है, और उन सबको कवि सम्मेलन मंच में आना है, उन सबको वो लाइफ चाहिए मर्सिडीज वाली, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो लाइफ तो कम लोगों के पास है ना। तो उसके लिए हमको लगातार अपनी कविता पे काम करना पड़ेगा, लगातार अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंचेंगे। आपकी कविता भी उत्तम लेवल की हो, फिर आप ये समझ लो, क्योंकि कवि सम्मेलन जो है परफॉर्मिंग आर्ट है। आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। आपने कविता बहुत ऊंची लिख दी, बहुत बड़ी कविता लिख दी, उसमें काव्य तत्व तो बहुत ज्यादा है, बहुत संवेदना है, उससे कम नहीं चलेगा। अगर आप उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसको प्रदर्शित करना आना चाहिए। आप जब प्रदर्शित करेंगे उससे पब्लिक का एंटरटेनमेंट भी होगा, उससे विचार भी एक जाएगा, उससे संदेश भी समाज में जाएगा। जब वो काम हो पाएगा उसके बाद आप डिमांड में लगातार आएंगे, उसके बाद आपकी प्राइस हाइक होगी, उसके बाद आपको अच्छा पैसा मिलेगा, उसके बाद आप इसमें स्टेबल हो पाएंगे। जब आपका ग्वालियर से जाना हुआ दिल्ली, तो ग्वालियर का लड़का, और आप तो ग्वालियर के भी नहीं हो, भिंड से आया हुआ है एक लड़का, हाँ। तो जो दिल्ली का समाज है और जो भिंड का समाज है और फिर ग्वालियर का समाज है, तो ये जो स्टेज आई है ये कैसी कैसी रही है? कितना कितना अंतर देखने को मिला है? इसमें अंतर है। इसमें क्या है, फिर आपका जो माइंड मेकअप है वो बड़ा सटीक होना चाहिए, आपका माइंड पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कारण क्या है, मेहगांव भिंड का समाज आपसे कुछ और डिमांड करता है। क्या? जो बात वहां समाज में होती है वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। अब मैं दिल्ली में ये कह दूंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, कहेंगे आजकल कहाँ 16 साल की, धर्मवीर भैया आप कैसी बात कर रहे हो, अब कहीं 16 साल की लड़कियों की शादी होती है, समाज 21वीं सदी। भाई 21वीं सदी मेरे गाँव में जाके देखिए 21वीं सदी कहाँ चल रही है। तो ये समाज भिन्न है सारे, और हर समाज के साथ मुझे बैठना उठना है। अब मैं अपने मामा जी से झगड़ा नहीं कर सकता कि आपने अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी कैसे कर दी। सही है। एकदम से क्रांतिकारी होके उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। वो मुझे बताएंगे नहीं अगली बार फिर शादी कर लें, अब की बार मुझे बताएंगे नहीं। सही है ना। और अपने घर वालों को जेल पहुंचा के मैं करूंगा क्या है, उनकी अगर शिकायत कर दूंगा कि बाल विवाह करवा रहा है। और उल्टा पता चले क्या कहते हैं कि एक जो न्योता है वो भी छूट गया। कहने का तात्पर्य ये है, हर सोसाइटी की डिमांड आपसे अलग अलग है। सही है। तो आपको वो समझना पड़ेगा, हर चीज की रेखा खींचनी पड़ेगी। दिल्ली का समाज है, वहां लड़का ओपनली सेक्स पे बात करता है, ओपनली रिलेशनशिप पे बात करता है। सही बात। वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता। और वहां अगर मैंने वो बात करने में, कोई बात कर रहा है रिलेशनशिप की और मैंने मुंह ऐसा कर लिया, अरे यार क्या बेकार बात कर रहे हो, तो वो मुझे कहेंगे कि आप बहुत पिछड़े हुए व्यक्ति हो भाई, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि समाज की सच्चाई भी है। तो फिर ये तीनों समाज भिन्न है। इन तीनों समाज को मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं आर्टिस्टिक व्यक्ति हूँ, मैं कवि हूँ, तो हमारा ऑब्जर्व करना हमारा काम है। तो हमने समाज को ऑब्जर्व किया, और जिस समाज की जो डिमांड है उस समाज के साथ, उन्हीं डिमांडों के साथ रहे हम, उस समाज के साथ। जैसे मैं वहां दिल्ली में होता हूँ तो मैं बिल्कुल 21वीं सदी की बात करता हूँ, बिल्कुल मैं बात करता हूँ AI पे, बिल्कुल मैं तकनीक की बात करता हूँ, क्योंकि उस समाज में वहां जो लोग हैं जो उस चीज को, उस तत्व को समझते हैं, वहां पे हम बात करते हैं कि अभी जो मैरिटल रेप पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है कल, उस पे क्या स्टैंड रहा है, तो उस पे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं, उस पे हम यहाँ बात नहीं कर सकते। तो मेहगांव का समाज हमसे जिन चीजों की बात करना चाहता है उनसे हम उन चीजों पे बात करते हैं। जैसे मेहगांव में अभी रामलीला हो रही है, तो हमारे घर के लोग फोन करें कि रामलीला में ऐसा ऐसा करवा रहे हैं बेटा इस बार, और इसमें ये, तो उसमें हम उसी तरह का सुझाव देंगे जो उनके लिए उपयोगी है, जो उनके काम का है, उसी तरह की बात करेंगे, तो उससे उन्हें लगेगा कि हाँ लड़का ठीक बात कर रहा है। ग्वालियर की अलग डिमांड है। ग्वालियर ना बहुत ज्यादा हाईफाई सिटी जिसको हम कहते हैं, मेट्रो सिटी भी नहीं है और छोटा कस्बा भी नहीं है। ग्वालियर एक महानगर है, तो उस दृष्टि से यहाँ की डिमांड अलग है। यहाँ पे सारी चीजें हैं लेकिन मर्यादित है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग सेक्स पे, रिलेशनशिप पे बात कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं इसका ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के बीच कर सकते हैं, समाज में नहीं कर सकते। तो यहाँ भी उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इन तीनों समाज को मैंने स्वीकार किया, उन तीनों समाज में अब मैं फिट हो गया हूँ, कहीं दिक्कत नहीं आती। तो आप जैसे जब भिंड से यहाँ आए थे, तो जैसे मैं भी एक तौर पे, या कोई गांव का आदमी जब आता है
तो एक नया माहौल दिखता है। यहाँ के बच्चे ऐसे लगते हैं, क्योंकि हम गांव से आए होते हैं तो ऐसे लगते हैं कि अरे वो शहर का लड़का है, वो ग्वालियर पढ़ते हैं। तो जब ऐसी जगह आए होगे जहाँ लोग ग्लोबल लेवल की बातें कर रहे हैं, ये गेम होता है, ऐसा खाना होता है, मैगी होती है, नूडल्स होते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं, तो ये नहीं लगा था शुरुआत में कि मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, ये लोग कुछ अलग ही बातें करते रहते हैं जो सर के ऊपर से निकलती रहती हैं। हाँ, ऐसा कहीं कहीं लग सकता है, लेकिन चूंकि मेरे जो बचपन के संस्कार थे वो मेरे अंदर इतने ज्यादा पोषित थे कि मैं उससे हटा नहीं। हम जब ग्वालियर आए तो बहुत से लोग आधुनिकता की बात करते होंगे, बहुत सारे हमारे साथी जो स्कूल में हमारे साथ पढ़ते होंगे वो टिफिन में कोई ऐसी चीज लेके आते होंगे जो हमने कभी सुना ही नहीं होगा कि ये कौन सा ब्रेकफास्ट होता है भाई, लेकिन हम तो पराठे लेके आते तो पराठे ही लेके आएंगे, है ना। हम अपने साथ रहे, अपने उसी चीज पे अडिग रहे और उसी का मुझे मिला। मैं कहता हूँ कि वहां पे जो लोग यहाँ स्कूल में जो नई जिसको हम मानक हिंदी कहते हैं, जिस भाषा में अभी बात कर रहा हूँ, इसको वरीयता देते थे। आज दिल्ली में अगर मैं अपनी लोक भाषा में बात करता हूँ तो लोग वरीयता देते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ अपनी भाषा में अपनी उसमें बात कर रहा है तो उसकी तवज्जो देते हैं। तो मैंने अपनी उस मिट्टी को नहीं छोड़ा, उसको तवज्जो मिली, उसका नुकसान नहीं हुआ मुझे कहीं, उससे किसी ने मुझे हीन भावना से नहीं देखा, देखा भी एक दो लोगों ने तो उनका ही नुकसान हुआ, उससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो हम अपने उस बचपने के साथ, अपने उन संस्कारों के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहे, उसी को लिए रहे, उसका लोगों ने सम्मान किया, उसको एक्सेप्ट किया, वो अच्छी बात रही। दिल्ली का समाज जो आता है, अब दिल्ली गए होगे तो दिल्ली में आप देखते हो कि जो लड़का लड़की कितने इंटीमेट रहते हैं। हाँ। एक वहाँ खुलापन बहुत ज्यादा है, जैसे अभी आपने बात की, तो वहां नहीं लगा अजीब सा कि अरे मतलब एकदम से चीजें देख रहे हो इस टाइप की कि लड़का लड़की आपस में चीजें नॉर्मल टाइप से झगड़े हो रहे हैं, रोज नौटंकियां हो रही हैं, तो वहां नहीं लगा कि नॉर्मल ही लगा कि ठीक है जी सब आम है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है मुझे लगता है इसमें हमारा धर्म कहीं पीछे रह गया। अगर हमने बचपन से, ये शहरों में क्यों हो रहा है, ये गांव में क्यों नहीं होता भाई, अगर हम बचपन से उनको अद्वैत सिखाएंगे, अगर हम बचपन से उनको अध्यात्म सिखाएंगे तो इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। जो रिलेशनशिप में हो रही संबंध होते हैं, संबंध बड़े प्रेम से जिए जाते हैं, इतनी टॉक्सिसिटी हो गई आजकल रिलेशनशिप में बड़े शहरों में। कारण क्या है, शांति उनको पता नहीं क्या होता है। इतना भागम भाग मची हुई है शहरों में, इतना आपा धापी मची हुई है, इतना पाना पाना मचा हुआ है, ये भी ले लें, ये भी ले लें। इस पाने में क्या है, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो जब छूटता है तो उसमें दुख होता है। जब आप इंस्टाग्राम रील्स पे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि ये रिलेशनशिप में ये बॉयफ्रेंड इस लड़की को ये दिलवा रहा है, तो उस लड़की को लगता है कि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड से ये चाहिए, तो इसमें हो जाती है दिक्कत, क्योंकि वो जो रील डाल रहा है उसकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। आपको अपना देखना चाहिए संदर्भ, कि हमारा संदर्भ क्या है, उनका अलग चल रहा है। तो हमने ये जो रील्स है ना, इसने बहुत कुछ ये जो रेगुलर इंस्टाग्राम पे फिलॉसफी आ जाती है ना मोहब्बत की, कि झगड़े करने में प्यार होता है और ये होता है वो, इस सबसे बड़ा नुकसान होता है। इससे टॉक्सिसिटी होती है, इससे रोज झगड़े होते हैं, इससे फिर बीच में आत्महत्या आती है, इससे फिर बीच में स्ट्रेस आता है, इससे फिर डिप्रेशन आता है। तो ये सारी चीजें इस वजह से आ रही हैं क्योंकि अध्यात्म में हम कहीं पीछे रह गए। जो पूरा शहर का शहर, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसमें बहुत पीछे हैं। अच्छा। तो ये इसमें हम पीछे रह गए, इस वजह से ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं। वरना हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे सनातन परंपरा में कहीं भी स्ट्रेस नाम की, डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं थी। ये क्या चीज है भाई, ये कहाँ से आ गई, ये कौन सी चीज है जो रात में दवाई खा के बच्चों को नींद आती। मैं उसका ये नहीं कह रहा कि भाई ये गलत है, ये हो गई पैदा, ये ठीक है, ये मेंटल परेशानी है, लेकिन ये कहाँ से उत्पन्न हुई, इस पे हमको ध्यान रखना चाहिए। ये कम से कम हो, क्योंकि ये बड़ी दुविधा है समाज के बीच आज, ये बहुत बड़ी चुनौती है मुझे लगता है। तो यूनिवर्सिटी में जैसे रहते होगे तो कोई अपने सहपाठियों के बारे में सुना है कि सुसाइड वगैरह कर ली हो, या आसपास देखा हो कि डिप्रेशन में जा रहे हैं। समाज का भी ज्यादा प्रेशर अभी भी है दिल्ली जैसी सिटी में। यहाँ तो समझ में आता है ग्वालियर जैसा, भिंड जैसा, कि समाज का प्रेशर है, एक उम्र में आपको शादी करनी है, एक उम्र के बाद आपको कमाना अच्छा होना चाहिए, फिर बच्चे हो जाते हैं। वहाँ ऐसा है कि आए दिन खबर आती रहती है, बहुत खुलापन हो गया है, लोग डाइवोर्स हो जाते हैं कि अरे नहीं रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, मुझे तो कोई दूसरा आदमी पसंद है। एक नया तमगा लग गया है कि हम खुश होना चाहिए, तो जल्दी थोड़े में झगड़ा हो गया, थोड़ी बातों पे झगड़ा हो गया। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं उसका जो रीजन है आसपास, ये जो है ना, अब हम जब ग्लोबलाइजेशन आया 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में, जब से एलपीजी रिफॉर्म्स लागू हुए, ग्लोबलाइजेशन आया, पूरा विश्वग्राम के रूप में तब्दील हो गया, पूरा विश्व अपने आप एक दूसरे से जुड़ गया। तो उसके बाद से हम कहीं आइसोलेटेड नहीं रह सकते। जैसे हम सोचा कि हम यहाँ से दिल्ली जाके एक कमरे में रहने लगे तो हम समाज से दूर हैं, सिर्फ हम कमरे में 2 लोगों को जानते हैं। अब दूर नहीं रह पाओगे, ये है ना आपके हाथ में, इससे दूर कैसे रह पाओगे। तो इससे जब आप देखते हो ना कि कोई व्यक्ति स्पित वैली घूमने गया है हिमाचल प्रदेश में, कोई व्यक्ति कोयम्बटूर में घूमने गया है, आपका दोस्त जो आपको डाल रहा है, तो आपके दिमाग पर प्रेशर बन गया कि आपको भी जाना है भाई।
आपको भी तो फोटो डालने हैं कहीं घूमते हुए। तो ये जो समाज पीयर प्रेशर बना हुआ है ना, इस वजह से लगातार कुछ भी उल्टा सीधा लड़के लड़कियां कर रहे हैं। कमाई के नए नए उल्टे सीधे तरीके निकाल लिए उनने, उनको जाना है भाई। हाँ, अब उनने देख लिया कि भाई ये लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में आके घूम रहे हैं, तो अब किसी से प्रेम नहीं हो रहा, तब भी वो जबरदस्ती किसी को ढूंढ कर रिलेशनशिप में आ रहा है कि वो घूमने जाना है। ये तो करना है ना, जो पीयर बना हुआ है। मतलब तो जो इमेज है इंस्टाग्राम की, प्रोफाइल बनी रहे। हाँ, वो प्रोफाइल बनी हुई, तो इससे क्या, ये दिखावे की दुनिया बहुत बढ़ गई। दिखावे की दुनिया के बढ़ने से ही मैंने जो बताया, उससे स्ट्रेस, उससे डिप्रेशन, उससे नींद ना आना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके बाद सुसाइड की ओर पहुंचे। और आपने जब ये कहा कि क्या आपके नजदीकी किसी ने सुसाइड किया, तो मुझे ये बताने में दुख है बहुत ज्यादा। एक दो लोगों ने नहीं, कई लोगों ने सुसाइड किया। मैं एक लड़की को आज समझा रहा हूँ कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल उसने सुबह सुसाइड कर ली। ऐसे ऐसे केस हुए। तो इतना करीबी से मैंने इस सब चीजों को देखा है। जब मैं किसी से प्रेम से मिलता हूं तो लोग कहते हैं कि इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है, आप इतना प्रेम से कैसे मिल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि मुझे लगता है इसमें कुछ दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत ये है कि मैंने इतने लोगों को करीब से मरते देख लिया है। अब मुझे लगता है कि कल ये लड़का मर ना जाए। तुम्हारी जो भी समस्या है मुझे बताओ, मुझसे जितना सॉल्यूशन होगा मैं करूंगा। जितना तुमको प्रेम दे सकता हूँ प्रेम दूंगा, भाई के रूप में और बहन के रूप में, या जिस रूप में भी हमारा रिश्ता होगा, उस दोस्त के रूप में मैं जितना प्रेम दे सकता हूँ, जितना संबल दे सकता हूँ, जितना मोटिवेट कर सकता हूँ, जितना सहयोग कर सकता हूँ, वो सब करूंगा। क्योंकि इतने लोगों को मैंने आसपास मरते देख लिया है, अब मैं और मरते नहीं देखना चाहता। तो ये निरंतर हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपका कोई दोस्त सुसाइड कर रहा है तो आप अपराधी हैं। आपके आसपास का कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है तो आप अपराधी हैं। आपने उससे बात नहीं की, आपने समझा नहीं कि वो किस परेशानी में था। अगर आप उससे एक बार बात कर लेते तो हो सकता है वो बच जाता। वो एक सेकंड भर की, क्षण भर की बात होती है। मुझे नहीं पता, मैंने कितने लोगों को रेगुलर समझाता हूँ, और उस लड़की को मैंने समझाया रात भर, तब भी उसने सुबह सुसाइड कर ली। तो मुझे लगता है मैं फेल हो गया, मुझे मतलब मैं हार गया वहां पे। तो हम सबको फेल नहीं होना है, तो क्योंकि आप एक बार फेल होते हैं, एक जिंदगी चली जाती है। समाज कहीं ना कहीं टूट रहा है, बिखर रहा है। हाँ, इसका रीजन वेस्टर्न है। इसका क्या रीजन? वेस्टर्न रीजन हो सकता है, इसका तकनीक भी रीजन है, इसका वेस्टर्न भी रीजन है। पश्चिम सभ्यता की वजह से, जो मैंने बताया, हमारी भारतीय परंपरा में सुसाइड कुछ है ही नहीं, था ही नहीं। अब जो है फैमिली है वो भी बहुत अलग अलग रहने लगी है, दो बच्चों का। इससे भी बड़ी दिक्कत होती है। पहले हम लोग इसके दोनों के उसके लाभ हानि है, लेकिन हानि ही ज्यादा है। दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में, बम्बई की बात करें, कलकत्ता की बात करें, बेंगलोर की बात करें, आदमी मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, आसपास किसी को पता नहीं चलता कब तक, जब तक बगल में बदबू नहीं पहुंच जाए 4 दिन बाद कि भाई इस घर में, इस कमरे में कोई मरा हुआ है। क्योंकि किसी को किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि बगल में रह कौन रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि ये कल से सुबह से दरवाजा खुला नहीं है, ये 4 दिन से दरवाजा बंद ही है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई देखना नहीं चाहता, कोई परवाह नहीं करना चाहता, कोई ख्याल नहीं रखना चाहता। ऐसे में दिल्ली जैसे सिटी में, मेट्रो सिटीज में ये लगातार निरंतर हो रहा है, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि फैमिली, जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले हम लोग जो साथ में रहते थे, परिवार 50-50, 100-100 लोगों का परिवार होता था, उसमें कलेश होता होगा, उसमें विघन होता होगा, उसमें सुसाइड नहीं होता था, क्योंकि उसमें साथ रहने वाले इतने लोग होते थे कि एक ननद को, एक भाभी या एक बहन, किसी ना किसी से अच्छी बातचीत हो जाती थी तो उससे सुसाइड बच जाता था। वो अपनी बात कहीं कह लेती थी, वो लड़की, वो लड़का अपनी बात किसी से कह लेता था, अपने किसी भाई से। तो वो जो परिवार होता था, 50-50 कुटुंब होता था, साथ रहते थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी, एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली में ये सब बड़ा है। जब हम अकेले रहने लगे तो अकेले ही रहोगे तो फिर कौन परवाह करेगा भाई। तो दुख होगा, स्ट्रेस होगा। आप सुबह से शाम कंप्यूटर की नौकरी कर रहे हैं नोएडा गुड़गांव में, और शाम में कमरे पे जाते हैं तो आपको कोई मिलता नहीं, खाना खाते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, सो जाते हैं। तो फिर चिंताएं होती हैं, कोई बात करने को व्यक्ति नहीं है। तो ये सब चीजें लगातार समाज में बढ़ रही है। इसका 90% कारण बेस्ट है, इसका 90% कारण पश्चिमी सभ्यता है। हमारी सभ्यता के मूल में ये बिल्कुल नहीं है, ये हमारी सभ्यता है ही नहीं। हमारी सभ्यता में ऐसा वो है, अकेलापन हमारी सभ्यता का शब्द नहीं है। हमारी सभ्यता में एकांत, सभ्यता में एकांत है, अकेलापन नहीं है। एकांत और अकेलेपन में फर्क है। एकांत आपका चयन किया हुआ है, अकेलापन आपको समाज ने दिया है, आपको कोई मिला नहीं बात करने को। तो हम लोग अपना चयन करके एकांत में रहें, समय बिताएं, प्रकृति के बीच बैठें और समाज के बीच भी बैठें। ऐसी हमारी सभ्यता थी। समाज की बात करें, समाज के लिए सोचें, परिवार के लिए सोचें। आज हम कहाँ पहुंच गए कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घूमने जाना है, मैं तो अकेले ट्रिप पे जाऊंगा। ये जो आ गया है ना, अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचना। स्वार्थ शब्द बहुत बढ़िया था, अपने बारे में सोचना बुरा नहीं था, लेकिन अपने बारे में सोचने के बाद हम समाज के बारे में सोचते थे। आज समाज उस पे पहुंच गया कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। इसका मुझे दुख है। मतलब जो परमार्थ शब्द है वो गायब हो गया। हाँ, परमार्थ शब्द का उपयोग करते हैं ना, उसको बेचते हैं लोग कि हम लोग परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, आप इसमें डोनेशन दे दी, तो उसको बेचते हैं, उसका बिजनेस बना लिया। परमार्थ अब कोई कर नहीं रहा, परमार्थ अब कोई कर नहीं रहा।
हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। वही मैंने बताया कि स्वार्थ शब्द अच्छा है, अपने लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको परिवार और समाज के लिए करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखा जाता था पहले, अब नहीं रखा जा रहा। तो आपको कभी लगा है कि आपको डिप्रेशन हुआ हो? मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, मैं सही बात कहूँ, मुझे सच में, और लोग बाग, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, और मेरे आसपास के लोग मानते नहीं है। मैंने जब से होश संभाला, जैसे हम लोग 14-15 साल तक तो हमें पता नहीं होता जीवन क्या चल रहा है, खेल कूद रहे हैं, जहां मम्मी ने पहुंचा दिया, पापा ने पहुंचा दिया, वहां पहुंच गए, जो काम दे दिया कर दिया, कुछ पता नहीं आता। जब से चेतना आई है, जब से मैंने समझा है जीवन को, मुझे कभी दुख नहीं हुआ। दुख क्या होता है मुझे नहीं पता, हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता हूँ। बहुत महत्वाकांक्षा मैं करता नहीं हूँ, अपना काम करता हूँ कर्मयोगी की तरह। तो दुख कैसे लेते हो अगर दुख हुआ नहीं? हाँ, जो समाज में चल रहा है उसको महसूस कर रहा हूँ ना। तो इस कंधे पे जब लोग आके रोते तो मुझे पता चलता है ना कि ये दुखी है, ये बेचारा परेशान है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जब खुद आदमी को दुख नहीं हुआ हो तो वो दूसरों का दुख समझ ले? हाँ, कवि इसी को कहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आपने स्वयं से अनुभव नहीं किया है तो फिर आप कविता कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर मैं बलात्कार पे कविता लिख रहा हूँ तो मेरा थोड़ी हुआ है, तो उससे कोई लेना देना हमारा सीधा थोड़ी है, लेकिन दूसरे के भाव को मैं महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आर्टिस्ट हूँ, इसीलिए तो मैं कवि हूँ, इसीलिए तो कलाकार हूँ। तो जिस दुख को महसूस कर सकता हूँ कि ये व्यक्ति कितना परेशान है, इसको दुख कहते हैं। ये जो रो रहा है, ये जो सर पटक रहा है जमीन पे, इसको दुख कहते हैं। तो वो हम महसूस करते हुए, हमने करीब से देखा, हर दिन देखता हूँ, हर दिन किसी ना किसी की समस्या सुन रहा होता हूँ, हर दिन किसी को समझा रहा होता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। वो मेरे किसी व्यक्तिगत उसमें नहीं आया। मतलब दूसरों की समस्याओं को लेकर मैं कभी कभी चिंतित होता हूँ कि हाँ, ये उस दोस्त का ये समस्या चले, उसकी वो ठीक हो जाए। मेरी कभी कोई समस्या नहीं हुई है, कभी व्यक्तिगत रूप से समस्या नहीं हुई। तो जो कवि होते हैं वो बड़े बड़े घरों और बड़े बड़े अमीरों के घर पैदा क्यों नहीं होते? अगर दुख ही अगर ऐसा है कि बिना दुख के अगर कवि बना जा सकता है, तो बड़े घर में कवि का जन्म क्यों नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है, बड़े घरों में बहुत कवियों का जन्म हुआ है। अच्छा, जैसे? बस होने के बाद दुख ये है, होने के बाद दुर्भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो, होने के बाद उनने उन घरों का दौलत जो है बर्बाद कर दी। अच्छा। तो हमारे प्रिय जयशंकर प्रसाद, और छायावाद के बड़े स्तंभ है जयशंकर प्रसाद। बनारस में जिस घर में जन्मे थे वो बड़ा व्यापारी घर था, बड़ा व्यापार था उनका, कालीन का, इसका कपड़े वगैरह का बहुत बड़ा व्यापार था। सबसे बड़े वहाँ के उद्योगपति थे, बनारस के धनाढ्य व्यक्ति थे। और जयशंकर प्रसाद कोई बिजनेस पे ध्यान नहीं देते थे, अपने व्यापार पे ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ लिखने पढ़ने में, कविता लिखने में, नाटक लिखने में लगे रहते थे। तो वो धंधा उनका लगातार खराब हुआ, और जब तक वो रहे तब तक वो बिल्कुल चौपट हो गया, समझ लो। उसको उनने लगभग जीरो पे लाके खड़ा कर दिया अपने परिवार को। कहाँ थे? यही काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। वो राजा के बेटे थे बनारस में, वो भी बनारस में थे, वो 50 साल पहले थे, वो भी राजा के बेटे थे। तो उनने भी यही किया, क्योंकि जो कविता वाला व्यक्ति है ना, वो तो फकीरत्व में जीता है कि जो है ले जाओ, तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ, इन्हें चाहिए ये ले जाओ। फकीरत्व में जीता है वो। अगर जन्म ले भी लेगा बड़े घर में तो भी जीरो कर देगा अपने घर को धन की दृष्टि से। तो वो बात में बता, कहीं ना कहीं वो दुख तो देख रहा होगा ना, अपने आसपास देख रहा होगा। हाँ, चूंकि वो उस दुख के प्रति, जैसा मैंने कहा कि भाव सबके पास है, हर किसी को दुख है। कवि कलाकार में क्या है, कवि में क्या है, उसको दुख के प्रति संवेदना है, वो कुछ करना चाहता है उस दुख के प्रति। तो जो कलम चला सकता है वो कलम चलाता है। निराला ने कलम चलाई, फिर निराला किसी कार्यक्रम में काव्य पाठ करने का, वहां पैसा मिला तो वो पैसा लेके उस गरीब को दे दिया, क्योंकि अब तो कलम चलाने से आगे का काम कर सकते हैं ना, पैसा मिल गया तो आगे का काम भी कर दिया। तो जब तक दुख, उस दुख के लिए जो भी कर सकता है वो कवि वो करता है। वो जयशंकर प्रसाद ने भी किया, वो निराला ने भी किया, वो नागार्जुन ने भी किया, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी किया कि अपने घर में जितना उनके पास था सब उन्होंने समाज के लिए लुटाया, दिया, लिया कभी कुछ नहीं कवि ने समाज से। तो आप अपना सब कुछ समाज को देने के लिए तैयार हैं? निश्चित तैयार हूँ। मैं तो पिताजी से कहता रहता हूँ मेरे नाम कभी कुछ करना मत। अच्छा, ये उन्हें भी पता है। मैं और मेरा एक छोटा भाई है, तो अभी ठीक ठाक बिजनेस है। अभी पिछले वर्ष हमने, पिताजी का पेट्रोल पंप था तो किन्हीं कारणों से वो उसको बेच दिया, अब दूसरा काम शुरू कर दिया। तो पूरा हमारे घर का जो काम धंधा है, बिजनेस है, पूरा अकाउंट है पिताजी का या हमारी फर्म का जो अकाउंट है वो पूरा छोटा भाई हैंडल करता है। जबकि वो मुझसे छोटा है, जबकि पिताजी को पता है कि बड़ा ज्यादा समझदार है, ये ज्यादा काम कर लेता है, लेकिन धन के मामले में ये कच्चा है। उन्हें ये भी पता है कि इसका हाथ ऐसा है, ऐसे देता है, भाव वाला आदमी। हाँ, तो ये किसी पे भी लुटा देगा, ये खर्च कर देगा। तो वो मुझसे दूर रखते हो। मैंने खुद भी बोल दिया कि भाई मुझे कुछ देना मत, मैं अपना बनू लूंगा, जो मुझे करना होगा समाज के लिए मैं करना चाहता हूँ वो करूंगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना अपने परिवार से ना समाज से, बस प्रेम कर रहा है समाज, ठीक है, मैं जितना कर सकता हूँ करूंगा समाज के लिए। तो जो प्रेम है वो नाम शोहरत का नाम है, दूसरा नाम है, या प्रेम यानी कि आदमी आपको चाहता रहे, किस टाइप में आप जो कहा है आपने? शोहरत कुछ नहीं है। क्या है, हम लोग क्या यश करेंगे, क्या यश हमको मिलेगा? बाबा तुलसी लिखते हैं, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विद हाथ। तो हम लोगों का तो कुछ है नहीं कि हम लोग चाह के मेहनत करके यश प्राप्त कर लें, वो तो विद के हाथ में है। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विद हाथ।
यश अपयश विद के हाथ में है, उसको जब देना होगा वो यश देगा, देना होगा अपयश देगा। हमारे साथ के बहुत लोग जिनकी वीडियोस रेगुलर मिलियंस में जाती हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, हम लोग पास बैठे एक बार चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास जी की बड़ी फॉलोइंग है, ये वीडियो जाएगी तो इसकी क्लिपिंग मुझे भेज देना, मैं उनको टैग करके डाल दूंगा। उन्होंने कहा कुमार विश्वास जी की बड़ी फॉलोइंग है, तो मैंने अपने मित्र से बहस की, मैंने कहा कुमार विश्वास जी कितनी फॉलोइंग होगी, 20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ आदमी जानता होगा, दुनिया कितनी बड़ी है, सृष्टि कितनी बड़ी है, आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, इतना प्राप्त नहीं कर पाए आप। इसमें 7 अरब की 8 अरब की आबादी है, 150 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में रहता है, दुनिया 8 अरब की है, कितने लोग आपको जानते हैं। हमारे गाँव में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें ग्वालियर क्या होता है ये नहीं पता, उनने घर और खेत से ज्यादा कुछ नहीं देखा, तो वो ना अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, कुमार विश्वास तो चीज क्या है। मैंने उनसे यही कहा कि आप यहाँ प्रैक्टिकल कर लो। हम एक मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली जैसी सिटी में मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे और वहां कम से कम 50 आदमी आसपास होगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब आप प्रैक्टिकल कर लो, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ इन 50 आदमियों में 40 आदमी कुमार विश्वास को नहीं जानता। वहां पे एक लेबर काम कर रही थी, कुछ काम चल रहा था खुदाई वगैरह का, जो कि चलते ही रहता है हिंदुस्तान में। तो हम लोग वहां पहुंचे, मैंने उनसे पूछा कुमार विश्वास को आप जानते हो? हाँ हैं? मैंने कहा कुमार विश्वास कविता बोलते हैं, जानते हो? नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं था, वो पता ही नहीं था। मैंने कहा नरेंद्र मोदी के नाम पे भी वो कर रहा था कि कौन है ये। तो ऐसे लोग पर्याप्त है हिंदुस्तान में जिनको नहीं पता कि कौन क्या है। तो हम जैसे लोग अगर यश पे अभिमान करें कि हमको 2 4 6 8 10 लाख लोग जान गए हैं, तो कुछ नहीं प्राप्त करा आपने। तो कभी इस बात का दम्भ किसी को ना हो कि वो उसको बहुत लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता आपको, दुनिया बहुत बड़ी है। 4 लोग जान गए तो उसमें सब कुछ नहीं, सबको ही नहीं जान गए। ईश्वर आपको जाने, आप ईश्वर को जानो, उतना ही प्रयास करो, ज्यादा किसी को जनवाने का प्रयास मत करो। ये भी है कि जो फिलोसफर, कवि, आर्टिस्ट, कलाकार जो बनते हैं वो उनके पास समय बहुत होता है तभी बन पाते हैं। हमेशा नहीं कह सकते, कभी किसी लेबर को कभी बनते नहीं देखा है, जो किसी एक लेबर नहीं बने हैं। लेबर क्या, अब जैसे कितने किसान कवि हैं जो किसानी भी करते कवि करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो बहुत ही निचले स्तर पे हैं, अब उन्हें कमाने से ही फुर्सत नहीं है, सुबह निकल जा रहे हैं, दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं। हाँ नहीं, देखो इसको मैं और करेक्ट करता हूँ। हाँ। इसको आप जितना अध्ययन करेंगे तब इसको जानेंगे। अच्छा। कबीर जो है फक्कड़ कवि है, पहला कवि हिंदी का कबीर माना जाता है ना, चंद्रबरदाई के बाद कबीर जो है सबसे स्थापित और सबसे बड़े कवि, महानतम कवि है। तुलसी कबीर 2 सबसे महान कवि माने जाते हैं हिंदी के। कबीर क्या काम करते थे भाई, बुनाई का काम था उनका, उसका कपड़े का, है ना। तो कबीर वो काम करते थे, वो भी एक तरह का लेबर का काम है। नहीं, ये पैसा नहीं था, दिन भर जो काम करते थे उससे जो कमाई होती थी, शाम में संत महात्माओं को रोटी खिला देते थे, खुद भी नहीं खाते थे। और कबीर क्या लिखते हैं कि अस कागज छुई नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी कागज मैंने छुआ नहीं, कलम मैंने हाथ नहीं ली। तब वो आदमी कविता लिख रहा है, उस आदमी ने 5वीं पास नहीं करी, कभी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी, अनुभव से बात कह रहा है। क्योंकि कविता जो है उसका पढ़ाई लिखाई, बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति कविता कह लेगा होता ही नहीं है। बड़े बड़े आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि नहीं बन पाए। रामचंद्र शुक्ल ने कई छंद लिखे हैं, हिंदी के बड़े आचार्य, बड़े विद्वान है, विद्वान हो सकते हैं, कवि वो बड़े नहीं बन पाए। उनने भी छंद लिखे लेकिन नहीं बन पाए क्योंकि विद्वता से कविता का कोई लेना देना नहीं है। कविता का लेना देना संवेदना से है, भाव से है। कविता का लेना देना चेतना से, समाज के लिए आप कितना सोचते हैं। वो कबीर में थी तो कबीर लिख पा रहे थे, वो नागार्जुन में थी, नागार्जुन लिख पा रहे थे, वो भी ऐसा ही काम करते थे, रोज जो मिल गया खा लिया, जहां जो मिल गया। तो उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति कभी इस फ्रेमिंग से हो सकता है, कभी कोई भी हो सकता है, गरीब से गरीब हो सकता है, अमीर से अमीर हो सकता है। बस बुनियाद में एक ही है कि जो कवि होगा वो संवेदनशील होगा, वो समाज के लिए सोचता होगा, वो देश के लिए सोचता होगा, वो औरों के प्रति सोचता होगा। आपने जैसे कबीर की बात की, तो कबीर का जो समय है वो 1500 के आसपास का समय है। तो उस टाइम तो समय ही ऐसा था ना कि आदमी एक स्ट्रक्चर में ढले हुए थे, क्या प्रॉपर आदमी, ये आदमी को ये करना है, जैसे बुनाई वगैरह करते थे। मैं बात कर रहा हूँ आज के समाज की। क्या आपको लगता है कि आज जो हम जब इस रोड से निकलेंगे, जो दिहाड़ी मजदूर घूम रहा है, जो जा रहा है, जो बाड़े पे खड़े होता है, रोज सुबह 9 बजे खड़े हो जाता है, उनमें से कोई कवि बन सकता है? हाँ, चाहे तो बन सकता है अगर कविता उसके अंदर फूटेगी, और है भी ऐसे कवि। आप अगर उसको फिर से नकारेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बनने की संभावना है। क्योंकि वो आदमी जो है भूख की लड़ाई से लड़ रहा है, भूख की आग से लड़ रहा है। बिल्कुल। तो भूख प्राथमिक है, वही मानव होने में। तो अगर आपको जीवन चाहिए तो भूख प्राथमिक है। तो वो जब उस लड़ाई से लड़ रहा है
तब उसके दिमाग में कोई दूसरा ख्याल नहीं आ सकता। वो बेचारा रोटी की समस्या से जूझ रहा है। हाँ, जब उसका पेट भर जाएगा तब वो जरूर सोचेगा समाज के बारे में। वो बात ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा आप कहें कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी भूखे ने समाज के बारे में ना सोचा हो। तो ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं जो लोग भूखे रह के भी समाज के लिए करते हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, और वो हम लोग हमेशा रहेंगे। वही लोग दुनिया को दुनिया बनाए हुए, समाज को समाज, भारत को भारत बनाए हुए ऐसे लोग हैं। हाँ, बहुत नहीं है, वो बात ठीक। और अगर अभी किसी को कवि बनना हो, लेकिन अब आपने तो कह दिया कि कवि तो जन्म लेता है पहले से ही, तो अब तो फिर वो ऑप्शन ही खत्म हो गया। मान लो मुझे कवि बनना है या इनमें से किसी लोगों को कवि बनना है, तो कैसे बनेंगे कवि? कवि आप नहीं बन सकते। कवि बनाएगा कौन? समाज बनाएगा आपको। जैसे मैं कहूँ मैं कवि हूँ तो मैं फर्जी बात कर रहा हूँ, मेरे कहने से मैं कवि थोड़ी हो जाऊंगा। अच्छा। वो तो 100 साल बाद समाज तय करेगा कि आपने कुछ समाज के लिए बात करी थी, नहीं करी थी। तो वो लोग समाज के लोग तय करेंगे, वो विद्वान लोग तय करेंगे कि आपने कविता के मानकों पर कविता लिखी है, नहीं लिखी है। तो समाज तय कर ले, विद्वान तय कर ले, हम स्वयं तय नहीं कर सकते। अब लोग क्या बनना चाहते हैं? लोग कवि नहीं बनना चाहते, लोग बनना चाहते हैं परफॉर्मर। कवि सम्मेलन जगत में कवि सम्मेलन में परफॉर्म करने वाले, क्योंकि अब उसमें आ गया मोटा पैसा कवि सम्मेलन में। तो हर व्यक्ति को चाहिए पैसा, हर व्यक्ति को एक कैरियर उसमें दिख रहा है कि इसमें भी एक कैरियर है, हम भी कवि सम्मेलन पे परफॉर्म करेंगे और हमको भी पैसा मिलेगा, हम भी हजारों लाखों में कमाएंगे। तो वो लोग बनना चाहते हैं, वो आप बन सकते हैं। परफॉर्मर आप बन सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मर प्रैक्टिस से बना जाता है। आप एक सेट तरीका देख लेंगे कि कविता कैसे लिखी जाती है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, 2 छंद सीख लो, उनको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर अच्छा लिखते जाएंगे, अपनी आवाज में कुछ चेंजमेंट करेंगे। अच्छा गा पाते हैं तो गाओ, ओजपूर्ण वाणी है तो उसको उस ढंग से पेश करो, उस ढंग से प्रेषित करो, तो आप निश्चित रूप से अच्छे परफॉर्मर कवि सम्मेलन के बन सकते हैं। अच्छे कवि बन सकते हैं, ये ना आप तय कर सकते हैं, ना मैं तय कर सकता, वो समाज तय करेगा, विद्युत जन तय करेंगे, ये बात है। तो आजकल जो है समय, इंस्टाग्राम पे ही लोग फेमस हो जाते हैं। कविता है, यूट्यूब चैनल बना दिया उन्होंने, गाई अपनी कविता है, तो वो कवि कहलाएंगे या वो सब क्षणिक है, वो सब क्षणिक है। टिकटॉक आया चला गया, क्या क्या नहीं आया चले गए, तो ये सब क्षणिक है। इंस्टाग्राम क्या लग रहा है कितना दिन चलेगा? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, सीमा है, इसकी सीमा है। ये हमेशा नहीं चलेगा। हमेशा तुलसी चल रहा है ना, हमेशा कबीर चल रहा है ना। तो जो कविता होगी, जो सही मायने में कविता होगी, वो 50 साल बाद पता चल जाएगा कि सही कविता कौन लिख रहा था और ये लोगों को लुभाने के लिए फर्जीपना कौन कर रहा था। ये 50 साल बाद का समय बताएगा। तो मुझे ये लगता है आजकल जो हर कोई कवि बन गया है ना, हर कोई जो पर्यावरण किनारे बैठ के, प्रकृति किनारे बैठ के किताब खोल लेता है और सामने कैमरा रख के और शूट करते हुए उन पंक्तियों को धीरे धीरे पढ़ता है, उसको वॉइस ओवर देते हैं, ये लोग करने लगे हैं। हाँ। उससे कविता नहीं होगी। उससे आप रीच बना लो, ठीक है, उससे आप रीच बनाओ, पैसा कमा लो, क्या क्या नहीं कमा रहा है लोग, खुदा के नाम पे, राम के नाम पे कमा रहे हैं, कविता के नाम पे भी कमा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन उससे आप कवि बन जाओगे वो मत सोचो। आप अपने अकाउंट पे कवि लिख लो, आप 4 लोगों से और कहलवा लो कि आप तो महाकवि हो गए, कुछ नहीं होना उससे, क्योंकि क्षणिक है ना। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद कोई नहीं पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? पैसे ही तो कमाओगे, ठीक है, कमा लो, क्या कर लो। अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो एआई के जमाने में सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आप स्क्रिप्ट डालो वो आ जाती है, आप वॉइस ओवर डालो वो आ जाती है, किसी गायक की आवाज चाहिए वो भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं लगता आने वाले समय में जो है एआई कवि को रिप्लेस कर देगी? ये जो चिंता है ना आपकी, हाँ। इस पे मतलब जो शुरुआत में एआई की धमक आने लगी सब जगह कि एआई जैसा कुछ आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा, दुनिया बदल जाएगी, तो मेरी लगातार अपने कई मित्रों से बातचीत हुई जो एआई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अध्ययन कर रहे हैं, उन मित्रों से भी बात हुई, कुछ साहित्यकारों से, कुछ विद्वानों से मैंने चर्चा की। इस पे मैंने एक लेख भी लिखा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कविता, ये उस लेख का शीर्षक है। इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड एक पत्रिका है, उसमें वो प्रकाशित भी है वो लेख। तो वो लेख मैंने लिखा, उस पर मैंने रिसर्च की, ये बात समझी। इसमें मैं पुस्तक भी लिखने वाला था, लेकिन व्यस्तता के चलते पुस्तक नहीं लिख पाया। तो वो एक लेख मैंने लिखा है, वो पढ़ा हुआ है, वो लोग मेरी प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा, या मुझसे कहेंगे मैं भेज भी दूंगा। उसमें मैंने रिसर्च करके पूरा जाना है कि एआई कुछ भी कर ले, कविता नहीं लिख पाएगा। जो काव्य का तत्व वो एआई में आएगा ही नहीं, वो शब्द का उल्टा सीधा करेगा, कविता तो छोड़ दो। अभी हम लोग एआई पे हिंदी का कुछ डालते हैं तो वो जाने क्या उल्टा सीधा मटेरियल देने लगता है। एआई के पास एक तो अभी मटेरियल नहीं है। फिर मैं सोच रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि 10 साल बाद वो बहुत आधुनिक हो जाएगा तब कर लेगा। आधुनिक हो जाएगा तब भी वो कविता तो नहीं लिख पाएगा। पश्चिम में ये प्रयोग किया गया, वेस्ट में प्रयोग किया गया, अमेरिका में, यूरोप में ये प्रयोग किया गया। लोग बाग सोचने लगे कि अब सब खत्म हो जाएगा, तो उनने एआई को एक टॉपिक दिया, उपन्यास लिखवाया उससे। तो एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उपन्यास लिख के दिया। तो उपन्यास लिख के जो एआई है, एआई का फ्लेवर अलग होगा। देखो जो योगेंद्र सिंह पाल काम करेंगे वो योगेंद्र सिंह पाल ही काम करेंगे, जो धर्मवीर सिंह करेंगे वो धर्मवीर सिंह करेंगे, और जो एआई करेगा वो एआई करेगा। तो वहां विद्वानों ने क्या कहा? विद्वानों ने कहा ये एआई उपन्यास है, उसको अलग विधा ही बना दिया, उसको अलग विधा बना दिया। यानी जो मानवीय उपन्यास अलग हो जाएगा, एआई उपन्यास अलग हो जाएगा।
तो अगर आगे चल के अगर आप ये सोचते भी हैं कि वो अगर उपन्यास लिख लेगा, नाटक लिख लेगा, एआई अगर कोई कविता लिख देगी, तब भी लोगों का रुझान उसके प्रति पॉजिटिव नहीं होगा। लोग कहेंगे अरे ये तो मशीन वाली कविता है, आदमी वाली कविता लाओ यार। जैसे आज हम कहते हैं ना कि वो मिठाई जो हाथ से बनी हुई है वो वाली दो यार, जो इसीलिए हाथ का बना हुआ कपड़ा आज ज्यादा बिकता है, ज्यादा महंगा बिकता है। तो अगर एआई आ जाएगा तो हम कवियों के लिए पॉजिटिव ही होगा, हमारा दाम बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि ये एआई वाली कविता है, हमको ओरिजिनल कविता चाहिए जो ओरिजिनल भाव के साथ, मानवीय भाव के साथ मानव ने लिखी हो। तो उससे हमारा नुकसान कोई नहीं होना फायदा ही होना। एआई की इतनी हिम्मत नहीं कि कविता को, कवि तत्व को, काव्य को मिटा सके। वो उसको प्लस ही करेगा, माइनस नहीं करेगा, परिष्कृत करेगा और अच्छा कर देगा। हम लोगों को कोई वर्ड नहीं मिल रहा होगा, हम एआई पे डाल देंगे, उससे संबंधित शब्द मिल जाएंगे, उसको फिट कर देंगे कविता में, उससे प्लस ही होगा, माइनस कुछ नहीं होना। चलिए धर्मवीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो कवि बनने के लिए नदी किनारे ना जाएं, पहले अपनी प्रतिभा को पहचानें। धन्यवाद।